year of MTech structural engineering. Okay. Yes. So this will very useful for you. Yes. And next we will go to Naveen Ankur. हेलो सर. Hello. मेरा नाम नवीन अंकुर शौनकार है. Yes. 2016 पास आउट एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियर फ्रॉम एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई. Okay. गोल्ड मेडलिस्ट. Okay. Congratulations for Thank gold you, sir. medal. थैंक यू सर. आफ्टर दैट आई जॉइंड एज अ प्रोफेसर इन द कॉलेजेस, Okay. बट नाउ आई वांट टू मूव इन दिस वर्किंग सेक्टर, डिजाइनिंग सेक्टर. Okay. You want to come in the corporate sector. Yeah, I want to move in the structural design field. Okay. I am having a basic knowledge of STAT Pro, ETABS, Yes. AutoCAD. Okay. But I am weak in designing in softwares. Okay, no issue. Because मैं भी पहले बहुत वीक था, बट धीरे धीरे अपने को इम्प्रूव करके ही, देखो सीख के कोई नहीं आता है, हर कोई Yes, sir. जीरो से ही उठता है, और जो जीरो से उठता है वही हीरो बनता है. Correct, sir. Correct. ठीक है. नेक्स्ट वी विल गो टू प्रद्युम्न. नमस्ते सर. नमस्ते. सर मेरा नाम प्रद्युम्न है और मैंने डिप्लोमा किया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बीकानेर से. ओके. और बीटेक किया हुआ है सिविल जयपुर से. तो 2021 में पास आउट था बीटेक से. फिर मैंने गवर्नमेंट तैयारी करा था. तो फिर मैंने 1-2 साल तैयारी की. फिर मैंने ऑटोगेट सॉफ्टवेयर किया था, 3ds मैक्स किया है और ईटैप्स किया, बार बेंडिंग शेड्यूल किया. अच्छा. और स्टेट फाउंडेशन हो गया. अभी आरसीडीसी है जो मतलब अच्छा. इटैप्स आप सीख चुके हैं इससे पहले? हाँ सर, मतलब सीखा हुआ है पर एडवांस जैसे आप सिखा रहे हो ना कि मतलब प्रोफेशनली वर्क कैसे होता है सर. अच्छा, वो सीख. इसमें आप इटैप तो सीखेंगे ही, प्लस इटैप के साथ में आप पूरी डिजाइन सीखेंगे. मेन फोकस इसमें डिजाइन रहेगा. इटैप्स का आप सहारा लेंगे डिजाइन करने. हाँ, ये मतलब एक सॉफ्टवेयर है, बाकी तो डिटेलिंग सारी अपन को ही करनी पड़ती है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. ओके प्रद्युम्न, थैंक यू. जी. नेक्स्ट वी विल गो टू प्रथमेश. प्रथमेश. हेलो सर. या हाय. मेरा नाम प्रथमेश चौधरी है सर. मैं अभी 23 का पास आउट हूँ. अभी करंटली मैं आरपीएम कंस्ट्रक्शन अमरावती में एज अ साइट इंजीनियर की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ. इससे पहले मेरा स्टैट प्रो हुआ है और 24 के जनवरी बैच का मैं सिविल गुरुजी का स्टूडेंट हूँ सर. वहाँ पे मेरा बिलिंग और क्वांटिटी का हुआ है, क्लासेस हुए. अभी मैं एज अ साइट इंजीनियर प्लस ये भी काम करता हूँ क्वांटिटी और बीबीएस निकालने. वो आपको वो साइट पे वो नॉलेज बहुत जरूरी होती है. प्लस अगर आप स्ट्रक्चर में आ रहे हैं और आपको वो नॉलेज है तो फिर आप ऑल ओवर सिविल इंजीनियरिंग के एक परफेक्ट इंसान बन जाते हैं. जी सर, इसी की वजह से मैंने अभी टेस्ट किया है. मेरा अभी करंटली 2 महीने पहले स्टैट प्रो हुआ है, लेकिन मेरा थोड़ा स्टैट प्रो में दिक्कत जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा इशू हो गया था. मैंने V8 सीखा है यहाँ से और अभी कनेक्ट एडिशन पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो वो अभी मेरे स्ट्रक्चर फेल ही हो रहा है, मतलब एरर्स और वार्निंग ये में जा रहा है. और अभी तो आप पूरा स्ट्रक्चर इसमें आप पूरा डिजाइन सीखने वाले हैं. तो कॉन्सेप्ट तो देखो स्ट्रक्चर डिजाइन के वही रहते हैं, सॉफ्टवेयर बस चेंज रहता है. सॉफ्टवेयर तो कैलकुलेटर होता है. किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी इनपुट दोगे वो आउटपुट निकाल कर देगा ही. फिर अब आउटपुट कैसा दे रहा है, सही दे रहा है, गलत दे रहा है, उसके लिए तो फिर हमें अपनी सिविल इंजीनियरिंग आनी चाहिए. ठीक है. तो इसमें मेन फोकस आपका इंजीनियरिंग पे रहेगा. ठीक है. ओके, थैंक यू प्रथमेश. Next, we will go to Sahil Singh. Good evening, sir. My name is Sahil Singh. I completed my BTech in 2023. Currently working as a BIM coordinator in Kalpakaru projects under IKEA projects. Currently we are working on IKEA project, Gurgaon. Okay. Thank you, Sahil. Next, Sheikh Joab. हेलो. हाय. जी सर, मेरा नाम शेख जोहेब है. 2021 में एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है. उसके बाद 2.5 ईयर एज अ जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर वर्क किया है. उस पे
टेलीकॉम टावर सेक्टर में। ओके। वहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर्स और आरसीसी का बेसिक किया था। मतलब आप वो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह वहाँ पे देते होंगे, बीएफएस और पीएलवीए टीएलवीए ये टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ना? यस बीएफएस पीएलवीए टीएलवीए। ओके। ओके। एमटेक का प्रोजेक्ट ईटैप्स पर ही था मेरा। और ये इस पे तो स्टार्ट प्रो में वर्क कर देते थे। मैं आफ्टर मार्च मैं सऊदी अरब मूव हो रहा हूँ, तो इसलिए कोर्स में एनरोल किया, हायर राइज बिल्डिंग वगैरह की नॉलेज। ओके, कोई नहीं, आप यहाँ पे पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू साहिल, शेख, सॉरी। नेक्स्ट वी विल गो टू सोहम। Good evening, sir. Hi, good evening. Myself Soham. I have completed my BTech in 2022. Currently, I am in second year MTech. Okay. So, have you any experience? No, sir. Okay. Thank you, Soham. Okay, sir. Next, Sohail Khan. Hello, sir. Good evening. Hi. Myself Sohail Khan. I am from Satara, Maharashtra. Okay. I have completed my BE Civil in 2020, and from 2022 till now, I am working as a site engineer. Okay. In my local city. Okay. Then you want to move in the structural design field, right? Yes, sir. I have a basic knowledge of AutoCAD, and I have also interest in structural engineering. Okay. Thank you, Sohail. Next, Sumit Singh. है सुमित? आई थिंक ये कहीं पे है, या तो कहीं मीटिंग है या कहीं रास्ते में है, तो ये मुझे लग रहा है सारे लोग हो गए। कोई अगर नहीं हुआ, हाँ, गजेंद्र बच गए थे। गजेंद्र सर नमस्ते। सर नमस्ते सर, मैं सागर एमपी से हूँ। मैं 2013 बीटेक पास आउट हूँ। मुझे ऑटोकैड का बेसिक नॉलेज है। मैं पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रोड में, मतलब MPRRDA यहाँ MP में एक डिपार्टमेंट है, उसमें एज जूनियर इंजीनियर पदस्थ हूँ। और मैंने बिल्डिंग का भी और ब्रिज का भी वर्क कराया है एज जूनियर इंजीनियर। ओके, गुड। लेकिन अब मैं बिल्डिंग में और डिजाइनिंग फील्ड में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं उस वजह से आया हूँ सर। ओके, कोई नहीं, आपका जो इंटरेस्ट है हम चेंज भी कर दूं। ठीक है। आई थिंक सारे लोग हो गए, मुझे लग रहा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके जो स्ट्रक्चरल डिजाइन होती है, देखो आपका इसमें हम पूरा पढ़ेंगे आरसीसी स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में। ठीक है, हम 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स पे वर्क करते हैं जनरली। एक तो हमारा रहता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, दूसरा रहता है हमारा स्टील स्ट्रक्चर, और तीसरा हमारा रहता है कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो कंपोजिट में जो भी हम आरसीसी और स्टील दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। तो 3 टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। इसमें हम जनरली पूरे कोर्स में हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्टील का फील्ड एक अलग हो जाती है। आपने भी जो लोग स्ट्रक्चर में कभी काम किए होंगे या देखे होंगे, तो अलग अलग जो कंपनीज के अंदर स्टील डिजाइन की अलग एक टीम होती है और आरसीसी डिजाइन की अलग टीम होती है। क्योंकि आरसीसी इतना वास्ट है, तो स्टील वाला बंदा उसको ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, कर सकता है, प्लस उसमें मतलब बहुत टाइम टेकिंग लगता है, तो फिर वो टाइम से प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाते हैं आरसीसी के, तो इसलिए जनरली अलग अलग टीम ही कर दी जाती है। ठीक है, आप लोग कुछ बोलते रहिए बीच में, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ कोई सुन भी रहा है। ठीक है, तो सर मैं पूछ रहा था कि मतलब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगभग कितना टाइम मिलता है? मतलब देखो, डिपेंड करता है कैसा आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब आपका प्रोजेक्ट अगर बहुत बड़ा है, सपोज आपकी कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें आपकी 25 से 30 बिल्डिंग है, तो वो आपका एक प्रोजेक्ट 2 साल तक भी चल सकता है। और सपोज आपका एक कोई ऐसी बिल्डिंग, सिंगल बिल्डिंग आ रही है आपकी कोई G+2 G+3 की, तो वो प्रोजेक्ट मतलब 1 वीक में भी हो जाएगा। डिपेंड करता है।
हमारा किस टाइप का प्रोजेक्ट है और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और हमें कहाँ कहाँ से उसमें अप्रूवल लेने हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमारा क्या होता है, एक हमारी सबसे पहले हमें आर्किटेक्ट ड्राइंग शेयर करता है। ठीक है, तो हमारे पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग आती है, उसमें वो कोई गजेंद्र आपका माइक ऑन है। ठीक है, तो आर्किटेक्ट हमें ड्राइंग शेयर करता है, तो वो हमें पूरे प्रोजेक्ट का एक पैकेज शेयर करता है। ठीक है, अब उस पैकेज में क्या क्या है, कौन कौन सी बिल्डिंग आती हैं, वो क्या लोकेशन है, वो सब हमें पता लगता है। ठीक है, उसके हिसाब से हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं डिजाइन बेसिस रिपोर्ट। ठीक है, तो वो डिजाइन बेसिस रिपोर्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा क्या होता है। ओके सर। हाँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या हमें फैक्टर्स लेने हैं, और फिर जब हमारा डिजाइन बेसिस रिपोर्ट बन जाता है फिर वो जाता है अप्रूवल के लिए डीवीआर अप्रूवल के लिए। अब जैसे अगर आपका कोई रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट है तो वो आपका जाएगा रेलवे अथॉरिटी को। जैसे मैं जब साउथ रेलवे मैंने किया था तो साउथ का वहाँ हैदराबाद में सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में उसका हेडक्वार्टर है साउथ सेंट्रल रेलवे का। तो उसका जो भी आपका अप्रूवल होता है वो साउथ सेंट्रल रेलवे देता है, तो आपका डीवीआर बन के वहां पे जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे वालों के पास। वो पूरा चेक करेंगे, उनको अगर कुछ लगेगा कि यहाँ पे हमें नहीं ब्रिक की डेंसिटी इतनी नहीं इतनी लेनी है, या हमें जोन फैक्टर ये नहीं ये कंसिडर करना है, या हमें विंड स्पीड इतनी नहीं ये लेनी है, तो ये सारे जो भी क्राइटेरिया होते हैं ये सारे हम पहले ही फ्रीज कर लेते हैं। क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर डिजाइन होने के बाद में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, अपना स्ट्रक्चर डिजाइन एक ऐसी फील्ड है, उसमें अगर आपने कुछ भी चेंज किया पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन होने के बाद तो आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। सब कुछ इन द सेंस, अगर सपोज आपका कहीं पे लोड आपको 2 किलोन्यूटन का लेना था स्लैब पे, और बाद में वो आया ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं हमें 3 किलोन्यूटन लेना है, तो अब 3 किलोन्यूटन लोड जब आप स्लैब पे डालेंगे उसकी वजह से हमारे बीम का रेनफोर्समेंट चेंज हो जाएगा, कॉलम का रेनफोर्समेंट चेंज हो जाएगा, फाउंडेशन का भी रेनफोर्समेंट चेंज हो जाएगा। तो हमारे लिए पूरा एक नए सिरे से नया स्ट्रक्चर डिजाइन करने के तरीके से हमें देखना होगा उसको। मतलब अपडेट हम उसी स्ट्रक्चर में करेंगे, लेकिन वो हमारा पूरा रिवर्क हो जाएगा, पूरा साइकिल हमें रिपीट करना पड़ेगा। इसीलिए डीवीआर बनाया जाता है कि सारे पॉइंट्स हम पहले ही फ्रीज कर लें। वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, कितना टेम्परेचर लोड लगाएंगे, क्या वहाँ की साइट कंडीशन है, कैसा वहाँ पे वेदर रहता है, क्या क्या कितनी बिल्डिंग आ रही है, कौन कौन सी बिल्डिंग आ रही है, किस बिल्डिंग में हम कितना लोड लेने वाले हैं, कौन कौन से हमें कोड फॉलो कराने हैं, या कौन कौन से हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशन लेंगे। तो ये सब चीजें हम डिजाइन स्टार्ट करने से पहले ही फ्रीज कर लेते हैं। तो मैं था, हाँ, आपका साउथ का जो भी होता है वो साउथ सेंट्रल रेलवे करता है, और इधर मैंने नॉर्थ इंडिया के जो रेलवे किए थे वो रेलवे स्टेशन यहाँ RLDA अप्रूवल देता है उस पर। प्लस ये तो देते ही हैं, प्लस आपका जो भी अगर IIT स्टैम्प IIT या NIT को हायर किया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। मोइज आपका माइक ऑन है। तो किसी IIT या NIT को अप्रूवल के लिए हायर किया जाता है तो फिर वो IIT के प्रोफेसर के पास भी जाता है, या जो भी आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, जो भी सपोज जहाँ से टेंडर मिला, सपोज रेलवे ने टेंडर निकाला, ठीक है, तो टेंडर जिसको मिला तो वो फिर हायर करेगा, स्ट्रक्चर को भी हायर करेगा, आर्किटेक्ट को भी हायर करेगा, मतलब फिर MEP को भी हायर करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को भी हायर करेगा। जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वही टेंडर लेते हैं, फिर वो सबको हायर करते हैं। स्ट्रक्चर कंपनी को हायर करेंगे, आर्किटेक्चरल जो भी कंपनी होगी इसको हायर करेंगे, फिर MEP का आपका जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का काम होता है उसके लिए MEP को हायर करते हैं। तो अलग अलग कई सारे सेगमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर अगर खाली स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने डिजाइन करके दे दिया तो आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। तो फिर आपका वो NIT IIT वाला अप्रूवल देगा, उसके कुछ कमेंट्स होंगे, वो कहेगा नहीं आप यहाँ पे ये नहीं ये चीज चेंज करिए, ये नहीं ये चीज चेंज करिए। तो इसीलिए डिजाइन रिपोर्ट बनाई जाती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में DVR।
ठीक है, तो मैं आपको है शेयर सर। कर रहा हूँ, एक बार मेरा दिखाता एक हूँ। क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। सर जैसे डीवीआर में सर कॉलम और बीम का साइज भी पहले ही डिसाइड कर देते हैं क्या सर? नहीं, कॉलम बीम का साइज नहीं डिसाइड करते, हम केवल मिनिमम साइज हाँ डिसाइड करेंगे कि हम मिनिमम साइज कितना लेंगे। मैक्सिमम तो वो लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन पे ही निकल के आएगा आपका कितना साइज आएगा। स्टील और वो बाद में निकलता है। हाँ, एक्चुअल तो आपका डिजाइन के बाद ही निकल के आएगा। मिनिमम कुछ क्राइटेरिया हैं कोड के, वो भी आगे मैं जब आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में तो आगे आपको बताएंगे। कुछ IS 456 के क्राइटेरिया हैं, कुछ आपका डक्टाइल डिटेलिंग का कोड है जो IS 13920 है, उसके आपके क्राइटेरिया हैं। तो वो सब क्राइटेरिया लेके उसमें मिनिमम साइज हमें क्या लेना है वो हम डीवीआर में देते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डीवीआर। मेरा क्वेश्चन है सोम जी आपसे, इसमें क्या हम लोग कॉलम की साइज और फुटिंग की साइज डिसाइड करेंगे ना, मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? नहीं, इसमें देखो जो भी आपके साइजेज आएंगे, क्या रेनफोर्समेंट आएगा, वो आपका डिसाइड होगा डिजाइन के बाद। ठीक है, इसमें आपका ऐसा कुछ नहीं आने वाला है क्या हम साइज देंगे बीम के क्या कॉलम के। हम केवल मिनिमम साइज इसमें कमिट कर सकते हैं कि मिनिमम साइज हमारा ये रहेगा। ठीक है, वो सब साइज आपके एक्चुअल जो साइज आएंगे, एक्चुअल क्या साइज है, क्या उसका रेनफोर्समेंट आएगा, वो आपका डिजाइन के बाद आएगा। तो आपका कुछ इस तरीके से डीवीआर रहता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम रहता है। ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम हो। फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल डिजाइन बेसिस रिपोर्ट डीवीआर, यहाँ पे क्लाइंट आपका रहता है, कौन क्लाइंट है। जैसे अगर यूपीपीडब्ल्यूडी हुई तो आप यहाँ पे यूपीपीडब्ल्यूडी लिखोगे, या इंडियन रेलवे हुआ तो इंडियन रेलवे लिखोगे, या सपोज XYZ जो भी क्लाइंट है, या कोई आपका प्राइवेट जो आपका बहुत जो बड़े बड़े बिल्डर वो आपके बिल्डर हैं बड़े बड़े, सपोज जैसे आपके M3M वगैरह हो गए, तो आपको वहाँ पे इनका नाम लिखना पड़ेगा। या गोदरेज है, गोदरेज बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाता है तो यहाँ पे आप गोदरेज लिखेंगे। उसने कौन सा आर्किटेक्ट हायर किया, ये आर्किटेक्ट का आप यहाँ पे उसकी फर्म का या कंपनी का जो भी होगा वो नाम लिखेंगे। उसने कौन सा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हायर किया, अगर आप स्ट्रक्चर कंपनी में काम कर रहे हैं, आप डीवीआर बना रहे हैं, तो आप अपनी ही स्ट्रक्चरल कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सा रिवीजन जा रहा है, डेट, डॉक्यूमेंट नंबर। फिर आगे आते हैं हम कंटेंट में। कंटेंट में आपका स्कोप क्या है और आपका क्या क्या आप के कौन कौन सा काम करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे। स्ट्रक्चर टाइप, फायर रेजिस्टेंट, हमें कितने घंटे के लिए बिल्डिंग को फायर एक्सपोज्ड रखना है, प्लस आपका जो भी कंक्रीट की ग्रेड हम क्या लेंगे, रेनफोर्समेंट की ग्रेड क्या लेंगे, स्ट्रक्चरल स्टील का अगर कोई उसमें आ रहा है, जैसे अगर इंडस्ट्रियल शेड वगैरह आ रहा है कुछ ऐसा, जैसे जनरली कहीं कहीं होता है कोई यूनिवर्सिटी में बना रहे हैं, वहाँ पे अगर हमें गराज टाइप का बनाना है तो वहाँ पे स्टील के सेट भी बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप स्टील की ग्रेड क्या रखेंगे। लोड्स में आपका डेड लोड क्या रहेगा, लाइव लोड क्या रहेगा, इम्पोज्ड लोड कोई लाइव लोड बोलते हैं। ठीक है, और फिर आपका अर्थक्वेक लोड क्या रहेगा, क्या जोन है वहाँ का, वहाँ की क्या विंड स्पीड है। फिर आपके लोड कॉम्बिनेशन आप क्या क्या रखेंगे। आप डायनेमिक एनालिसिस कौन से मेथड पे करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस या अदर कोई मेथड। फिर आपके फाउंडेशन क्या क्या आपकी रिकमेंडेशन रहेगी, वो सॉइल रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग हमको फाउंडेशन रिकमेंडेशन मिल जाती है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी डेप्थ पे हमें कितनी SVC मिल रही है। फिर उसके हिसाब से हमारा डिजाइन होता है फाउंडेशन। फिर आपका एप्लीकेबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कौन सा उसका वर्जन यूज कर रहे हैं। फिर आपको कोडल प्रोविजन डिटेलिंग, आप कौन कौन से कोड से आप करेंगे, आप कौन कौन से कोड यूज करेंगे डिजाइन के लिए, मैक्सिमम मिनिमम परसेंटेज एनफोर्समेंट का कितना रखेंगे, यूटिलाइजेशन रेशियो अगर स्टील का है, फिर मिसलेनियस, और फिर आपका कोड के रेफरेंस, आप कौन कौन से कोड रेफरेंस में ले रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ होता है। अब ये डिटेल में है, मैं आपको ब्रीफली थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इससे, फिर मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना, डिटेल में इसको पढ़ना। ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कैसे एक प्रोजेक्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इसका ये स्कोप एंड पर्पस लिखा है कि ये रिपोर्ट क्या क्या डिस्क्राइब करती है, हमारा क्या क्या है, किस टाइप से हम करेंगे, कौन कौन सा सिस्मिक जोन है, यही सब डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम ब्रीफ अबाउट वर्क, इसमें द डिजाइन ऑफ, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, फिर आर्किटेक्ट का नाम क्या है, कौन सा सिस्मिक जोन है वो
जिस लोकेशन के लिए आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। फिर आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे ये एक रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट था, तो उस रेलवे स्टेशन के अंदर, या अब अगर आपका कोई यूनिवर्सिटी होगी, या अगर आपका कोई सपोज वो आ रहा है, ग्रुप हाउसिंग वगैरह आ रही है, तो उसमें कौन कौन सी बिल्डिंग रहेंगी, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, तो वो सब यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग है, कोई लेडीज बैरक है, जीआरपी बैरक है, यहाँ पे आपके टाइप 2 टाइप 3 रेजिडेंशियल है, S+7। G+1 का मतलब किसी को पता है? कोई बताएगा? ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और S+7 का मतलब क्या है? बेसमेंट ना, बेसमेंट होता तो B होता ना। S का मतलब होता है स्टिल्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर ही होता है। हाँ, ग्राउंड पे ही बनता है स्टिल्ट, कहीं कहीं होता है हम ग्राउंड से ऊपर स्टिल्ट बनाते हैं। स्टिल्ट पे क्या होता है, स्टिल्ट पे हम रेजिडेंशियल पर्पस से नहीं बनाते। जैसे ग्राउंड फ्लोर है, अगर उसको हम किसी यूज में भी ले सकते हैं, सपोज उसमें हम ऑफिस बना दिए, या उसमें हम कोई अपना मतलब रहने के लिए टेम्परेरी घर टाइप का भी, जैसे अगर कोई रेजिडेंशियल घर डिजाइन होता है तो ग्राउंड पे भी उसमें रूम रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, अपार्टमेंट रहते हैं, ठीक है। तो स्टिल्ट पे क्या होता है, स्टिल्ट को हम रखते हैं जनरली कार पार्किंग के लिए। आपने जो हाई राइज बिल्डिंग देखी होंगी, उसमें क्या होता है, जो आपका ग्राउंड लेवल पे जो फ्लोर बना होता है, उस पे जनरली आपकी कार पार्किंग ही बनी होती है, या उसके बेसमेंट में और ग्राउंड तक। तो वो बेसमेंट वाला प्लस आपका वो वाला जिसपे आपकी कार पार्किंग वगैरह बनी है, ग्राउंड लेवल पे जो है उसको स्टिल्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये तो रेजिडेंशियल थे, प्लस आपकी ये अलग अलग बिल्डिंग के अलग अलग नाम हो सकते हैं, हर प्रोजेक्ट में अलग अलग होंगे। जैसे ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम थे, तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने बनाया था। तो आपका टाइप 3, ये भी आपके टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ये आपके सब रेजिडेंशियल हैं, टाइप 4 भी रेजिडेंशियल है। प्लस आपकी रेलवे स्टेशन की ऑफिस बिल्डिंग है, एक ऑफिस बिल्डिंग 1, ऑफिस बिल्डिंग 2, फिर नॉर्थ साइड रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, फिर साउथ साइड रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, प्लस FOB है। FOB कोई बताएगा FOB को क्या बोलते हैं? FOB को बोलते हैं फुट ओवर ब्रिज। आपने रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे कि रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए आपके फुट ओवर ब्रिज बने होते हैं, जिसपे पैदल चलते हैं लोग, मतलब उस पर गाड़ी वाड़ी हम नहीं ले जा सकते, बस पैदल रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए जो बने होते हैं, ठीक है। तो उसको फुट ओवर ब्रिज बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में FOB ही बोला जाता है, ठीक है। प्लस आपका कॉन्कोर्स आ रहा है, फिर थ्रो रूफ आ रही है, उनका क्या क्या लेवल है, कितने मीटर कितने हाइट पे हैं, तो ये सब आप कहता है। अगर आपका OST मतलब होता है ओवरहेड टैंक आ रहा है, तो आपका वो कितने गैलन्स का या कितने लीटर का आ रहा है, किलो लीटर, वो सब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अब हमारा यहाँ तक आर्किटेक्ट ने हमें दे दिया था, ठीक है। ये चीजें सब कुछ उसने प्रोवाइड करा दी थी कि भैया हमारे पास इतनी इतनी बिल्डिंग है, इतने इतने फ्लोर की बिल्डिंग है। अब आप देखो आप इसको कैसे डिजाइन करोगे, और क्या क्या आप उसमें रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीजें आप लेने वाले हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अब जैसे RFP लेडीज बैरक है, तो हम इसको RCC फ्रेम स्ट्रक्चर की तरह डिजाइन करेंगे। अब RFP है, तो ये भी RCC का फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनेगा, ठीक है। FOB है, जैसे FOB तो हम स्टील का बनाते हैं, स्टील स्ट्रक्चर का बनता है, ठीक है, फुट ओवर ब्रिज। फिर आपका कॉन्कोर्स हो गया। कॉन्कोर्स क्या होता है, कॉन्कोर्स पे अपने मेट्रो स्टेशन पे देखोगे कि कॉन्कोर्स में कॉलम बहुत दूर दूर तक होते हैं, तो आपके वहाँ पे क्या होता है, पोस्ट टेंशन बीम यूज किए जाते हैं, या कंपोजिट बीम यूज किए जाते हैं, या आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टील के गर्डर डाल दिए जाते हैं, तो उसमें हमारा कंपोजिट स्ट्रक्चर यूज होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जैसा हम जिस टाइप का ये स्ट्रक्चर टाइप है आपका, क्या RCC टाइप स्ट्रक्चर या स्टील स्ट्रक्चर टाइप, तो ये चीज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर आपकी थ्रो रूफ, कहीं कहीं क्या होता है नीचे से आपका, आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा आपने, नीचे से आपका पूरा RCC का स्ट्रक्चर बना, सपोज 4-5 फ्लोर तक आपका RCC का बना। अब उसके ऊपर उन्होंने एक रूफ पूरी स्टील की बना दी, फॉर मतलब वो अच्छा लगे दिखने में, ठीक है। क्योंकि RCC में हम लिमिटेड ही शेप दे सकते हैं, स्टील में हम शेप किसी भी टाइप का दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टील हमारा मुड़ने में कहीं पे भी हम उसको काट के वेल्ड कर सकते हैं, बट RCC में तो ऐसा नहीं है, कहीं पे भी हम उसको काट के बीम को लटका देंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा।
तो बहुत सारे हैंगिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं इसमें स्टील में, जो हमें मतलब आर्किटेक्चरल पर्पस से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं स्ट्रक्चर, तो वो सब आपके स्टील के बनते हैं। ठीक है, फिर आपका ओएसटी ओवरहेड टैंक है, वो भी आरसीसी स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे हम इनको बोलेंगे कि हम कौन सा कोड यूज करेंगे, तो हमने इंडियन कोड IS 456-2000 यूज किया है। ठीक है, विद लेटेस्ट अमेंडमेंट। अच्छा, कोड कोई भी आता है तो उसमें हर साल कुछ न कुछ, हर 1 साल में या 2 साल में जैसे कुछ चेंज होता है तो उसमें लेटेस्ट कुछ अमेंडमेंट आते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 456 अगर आप पुराना डाउनलोड करें 2000 वाला, तो 456-2000 में 2000 की ही चीजें लिखी होंगी, प्लस आपके कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आते हैं। जैसे मैं आपको अगर एक कोड खोल के दिखाऊं 456, तो उसमें कुछ न कुछ चेंजेज आते रहते हैं। तो जब भी कोड डाउनलोड करो विद लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला डाउनलोड किया करो। ये देखो, जैसे वो 2000 हमारा ये कोड है IS 456 2000 में इशू हुआ। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन शो हो रही सबको? हाँ, हो रही है। ठीक है, अब देखो 2000 जैसे 2000 में वो रिलीज हुआ, 2001 में एक अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट क्या आ गया कि अभी तक जो भी हम स्लम्प से रिलेटेड है शायद ना, पीसीसी से रिलेटेड है, ये वर्केबिलिटी से रिलेटेड है। वर्केबिलिटी में जो स्लम्प टेस्ट के लिए हमारे जो क्राइटेरिया थे 2000 कोड में 456 2000 में कुछ और थे, लेकिन इन्होंने कहा अब 2001 से ये वाले क्राइटेरिया हमें कंसीडर करने। ठीक है, तो उसमें कुछ न कुछ अमेंडमेंट ऐड होते रहते हैं। 2001 में जैसे ही आया, अब देखना और आगे होगा कोई न कोई अमेंडमेंट। ये देखो, ये अमेंडमेंट नंबर 2 ये सितंबर 2005 में आया आपका। ये भी कुछ क्राइटेरिया, ये देखो कह रहा है पेज नंबर 13 पे क्लॉज नंबर, इसमें इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू हो उसको IS इससे 3812 पार्ट 1 से सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो हर साल इसमें कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वो अमेंडमेंट ऐड होते रहते हैं। अब देखो उनका कुछ क्राइटेरिया पहले का था, अब ये कह रहा है नहीं M55 के लिए अब हमें ये क्राइटेरिया लेने हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका क्राइटेरिया, ये नया अमेंडमेंट 2007 में इसमें ऐड हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमें 456 नहीं पढ़ना है, प्लस जो अमेंडमेंट हमारे वो थे 2007 में जो लिखा था, मतलब 2000 कोड में जो वो अमेंडमेंट लिखा था उसको हमें इस चीज से अब रिप्लेस करना है। ठीक है, अब उसकी जगह पे हमें ये चीज पढ़नी है, केवल उतनी पर्टिकुलर चीज के लिए। तो इसमें सब कुछ लिखा रहता है, प्लस आपका ये देखो ये भी नहीं है, फिर यहाँ से आपका 456 स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये आपको 456 मैं आपको कोड दे दूंगा और उसमें मैंने कुछ हाईलाइट भी कर रखा है, क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, प्लस आप लोग देख लेना एक बार। ठीक, गो थ्रू हो लेना इससे। अब आते हैं हम। सर कोड पूरा आना जरूरी है, मतलब बेसिक नॉलेज मतलब होनी चाहिए? देखो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कोड की, प्लस कोड क्या है, कोड अगर आप पढ़ने बैठोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे पूरा। अगर आप जैसे पढ़ाई करते हो, जिस हिसाब से एग्जाम की तैयारी करते हो, उस हिसाब से कोड पढ़ने बैठोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। कोड को जब यूज में लोगे, अब अगर आपने कोई चीज पढ़ी, उसको आपने किसी प्रोजेक्ट पे इम्प्लीकेट किया, तो आपको फिर समझ में आएगा, फिर वो चीजें आपके दिमाग में घुस जाएंगी, फिर आप नहीं भूलेंगे इतनी जल्दी। ठीक है, तो जनरली ऐसा कोड में तो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन अब हर चीज थोड़ी नहीं यूज होती है। फिर जो हमारे मेन चेक होते हैं वो हम यूज करते हैं केवल कोड के, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा क्लियर कट। ठीक है, फिर फायर रेजिस्टेंस के लिए हमें ये हमारे एक होता है NBC 2016। अभी 2025 में कुछ 456 का कुछ ड्राफ्ट चेंज कर रहे हैं क्या? हाँ, देखो क्या होता है, कोई भी कोड जब आने वाला होता है, जैसे ये अभी 2020, तो वो उनका एक ड्राफ्ट लॉन्च करते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट में फिर वो अब सबसे ओवरव्यू लिया जाता है, कोई अपना कमेंट करेगा। उन्होंने अभी जो दिया, उन्होंने सपोज दिया हमारा बीम का कवर अभी हम 25 ले रहे थे, अब हम 30 लेंगे, तो फिर उस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के या अलग अलग कंपनी के लोग, अलग अलग जो भी लिटरेचर वगैरह रिव्यू करते हैं, वो लोग उस पे कमेंट करेंगे कि नहीं 25 नहीं, 25 तो 30 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं हम तो 35 चाहते हैं, कोई कहेगा नहीं तो हम तो 28 चाहते हैं। तो ये सब कमेंट अभी आएंगे उस पे, इसलिए ड्राफ्ट लॉन्च किया जाता है। फिर जब सारे कमेंट आ जाएंगे, फिर उसको
सबके कमेंट देखे जाएंगे कि मैक्सिमम कमेंट क्या है, फिर उन पे थोड़ा बहुत और रिसर्च किया जाएगा, फिर वो सब कमेंट इम्प्लीमेंट मतलब उसको इनकॉर्पोरेट करके उसके बाद में फिर आपका फाइनल रिलीज किया जाता है कोड। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर आपका 1893 2016 जो आपका अर्थक्वेक का कोड है उसका भी ड्राफ्ट आया था, बट अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ, ड्राफ्ट ही आया है। अभी तक हम शायद 5 जोन पढ़ते थे अर्थक्वेक में, अब उन्होंने 6 या 7 जोन बना दिए हैं टोटल, तो वो ड्राफ्ट इसीलिए रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब फायर रेजिस्टेंस में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, हमें बिल्डिंग कितने घंटे के लिए हमारी एक्सपोज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब हम, ये हमारा IS 456 की टेबल है, ये उससे पढ़ाएंगे, जब डिटेल में देखेंगे तो पढ़ाएंगे। और फिर हमारा एक होता है NBC 2016 होता है, उसमें हमें एक रेशियो होता है, FAR रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल्डिंग का टाइप डिसाइड होता है कि हमारा क्या टाइप है, टाइप 1 में आ रही, टाइप 2 में आ रही, वो अलग अलग बिल्डिंग का अलग अलग आता है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, हम इधर हम बीम का मिनिमम साइज क्या लेंगे, स्लैब हम कितनी थिकनेस की मिनिमम कंसीडर करेंगे, कॉलम को अगर हम किसी फायर रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे आग वाग लगने का ज्यादा खतरा है तो फायर को हम कितना एक्सपोज कराएंगे। ठीक है, कॉलम का साइज क्या रहेगा, और मतलब ये मिनिमम साइज है आपके। ठीक है, फुल्ली एक्सपोज कराएंगे या 50% एक्सपोज कराएंगे, 50% में कितने mm तक एक्सपोज कराएंगे, तो ये सब रहता है। और कॉलम, फिर वॉल को हम कितना एक्सपोज कराएंगे, प्लस फिर हमारा मिनिमम कवर हमने देखो इधर लिख दिया गया एज पर क्लॉज 26 IS 456। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम कंक्रीट, वो उसका ग्रेड वगैरह क्या लेंगे, इधर हम नॉमिनल कवर, बार साइज, कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या चीजें लेंगे। सपोज अब ऐसा तो है नहीं बिल्डिंग बन गई, हमने 50 साल के लिए डिजाइन कर दी और हमने सरिया मार्केट से लेके डायरेक्ट लगा दिया, उसमें कुछ कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया ही नहीं, तो सरिया में तो आगे जंग भी लग सकता है अगर वो बाहर एयर में एक्सपोज्ड रही तो, है ना। तो वो सब प्रोटेक्शन लेके चलने पड़ते हैं हमको। फिर हम इधर देखते हैं नॉमिनल कवर हम कितना कितना कंसीडर करेंगे, ये सब लिखते हैं। कॉलम के लिए हम कितना लेंगे, फुटिंग के लिए कितना लेंगे, अगर हमारी राफ्ट फाउंडेशन आ रही है तो हम उसके लिए कितना कवर कंसीडर करेंगे। फिर ये हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं कि अगर हमारा फायर में अगर हमारी बिल्डिंग है तो हम उसका कितना कितना हम इसमें कवर लेंगे। ठीक है, ये सब आपको IS कोड में मिल जाएगा। फिर हम देते हैं हम मिनिमम ग्रेड कितना यूज करेंगे, अगर हम फाउंडेशन के लिए यूज करेंगे तो कितना यूज करेंगे। RCC जो हमारा फ्रेम बनेगा, बीम, कॉलम, स्लैब या रिटेनिंग वॉल वगैरह बनेंगी, उनके लिए हम कितना ग्रेड कंक्रीट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपका DVR में पहले ही फ्रीज हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर एक बार डिजाइन होने के बाद अगर आपने सपोज M30 पे डिजाइन कर दिया या M25 पे डिजाइन कर दिया, फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं अब तो इसका ग्रेड चेंज कर दो, तो फिर आपके लिए पूरी रिवर्किंग हो जाएगी, वो एडिशनल वर्क हो जाएगा। प्लस फिर क्या होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कहती हैं कि हम एक बार ही स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, फिर उसमें आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम उसमें स्ट्रक्चर से डिजाइन से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। या कुछ कंपनी का ये रहता है कि वो कहते हैं ठीक है अगर आपका एक बार या 2 बार हम डिजाइन से रिलेटेड चेंज कर देंगे, पहली बार आपने ये हमें पैरामीटर दिया फिर आप कहते हो इस पे कर दे, तो मैक्सिमम वो 2 बार हो सकता है। तो अलग अलग कंपनी प्रोजेक्ट लेने से पहले अपना अपना डिसाइड करती है, अपने कुछ वो टर्म्स एंड कंडीशन देती है कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रेड का हो गया। फिर हम आएंगे इधर रेनफोर्समेंट के लिए। रेनफोर्समेंट हम कितने मतलब क्या ग्रेड देंगे, हम FE 500 देंगे या FE 550 देंगे। अच्छा, TMT के बारे में किसी को पता है TMT क्या होता है? TMT बार आपने सुना होगा मार्केट में, क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, गुड। तो इसको क्या बनाने का क्या पर्पस था? पहले जैसे जो हम माइल्ड स्टील यूज करते थे वो भी तो हम यूज कर सकते थे, या HYST भी, पहले HYST भी यूज करते हैं, HYST ही यूज करते हैं डिफॉर्म बार। तो TMT बनाने का क्या रीजन रहा, क्यों बना, ये क्या रीजन है, किसी को पता है? सर स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और डक्टाइल भी होता है ये, इसलिए शायद तक। हाँ, डक्टाइल तो होता ही है, प्लस बनाया क्यों हमने, ये इसके क्या प्रॉपर्टी होती है अंदर, कैसा क्या होता है? देखो TMT जो मटेरियल होता है ना, वो
उसमें दो कोर होते हैं, ठीक है। एक आपका जो अंदर का कोर मटेरियल होता है वो आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जस्ट एक मिनट, तो एक ये आपका बार हो गया ना, ठीक है। फिर ये आपका अंदर का कोर हो गया, ठीक है। और ये इधर, ये आपका, इसमें क्या होता है, इसमें ये अंदर वाला आपका दूसरा मटेरियल रहता है, ठीक है। जो ब्लू वाला मटेरियल है आपका, ये दूसरा मटेरियल है, और ये वाला ये आपका दूसरा मटेरियल। ब्लू वाला जो मटेरियल होता है आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। और जो आपका आउटर वाला मटेरियल होता है वो हार्ड मटेरियल होता है। इसको बोलते हैं एक जो सॉफ्ट मटेरियल, आई थिंक मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि किसको क्या नाम, दोनों के पता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अंदर कौन सा होता है, बाहर क्या होता है। एक मटेरियल होता है फेराइट परलाइट, और एक मटेरियल का नाम होता है मर्टेनस्टिक मटेरियल, ठीक है। तो आपके इसमें हम दो मटेरियल को कंबाइन करके बनाते हैं। अब ये आपके हॉट रोल्ड बार होते हैं, तो क्या होता है, पहले सॉफ्ट बार को रोलर में हॉट मतलब रेड हॉट करके रोल कर लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपका जो हार्ड वाला मटेरियल होता है वो उसके ऊपर कोटिंग करके वो रोल कर दिया जाता है। तो इसके अंदर आप दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, एक हार्ड मटेरियल होता है। तभी इसको बोलते हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। मैकेनिकल शब्द क्यों आया, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज किया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमने उसको चेंज किया। एक हो गया सॉफ्ट मटेरियल, एक हो गया आपका हार्ड मटेरियल, ठीक है। और थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड है, ट्रीटेड मतलब उसको हम हीट से रेड हॉट करके उसको हम रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, एक नई बार भी आ गई मार्केट में, उसको TMX बार आपने सुना होगा। वो फायर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें कंपेयर टू TMT बार, ठीक है। तो ये सब आगे देखेंगे हम लोग। तो अभी यहाँ के लिए जो भी हमने दिया था FE 550D या FE 500D कंफर्मिंग टू, ये अच्छा, ये आपका IS कोड होता है इसका, जो आपका रेनफोर्समेंट यूज करते हैं उसका 1786 IS कोड होता है। फिर मिनिमम इलोंगेशन कितनी होनी चाहिए, फिर आप कौन कौन से डाया बार यूज करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे कहीं कहीं पे एक मैंने ये रेलवे स्टेशन किया था, उसमें आपने जनरली साइड पे नहीं देखा होगा 28 डाया का बार। आपने जनरली, हम जो जनरली यूज करते हैं वो 8, 10, 12, 16, 20, 25 और 32 और 36 mm डाया के बार यूज करते हैं, ठीक है। और ये एक हमारा स्पेसिफिक रेलवे स्टेशन था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा था, तो हमने इसमें 28 डाया का भी बार यूज किया था। तो अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा 28 डाया का बार। वो क्या होता है, वो अब ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, तो डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर लगाना पड़ता है इनके लिए। तो वो स्पेसिफिक उस प्रोजेक्ट के लिए आपको जितना टन, आपको 1000 टन 2000 टन जितना आपको सरिया रिक्वायरमेंट रहेगा, उतना वो आपको उतने डाय का बना के दे देते हैं, ठीक है। प्लस फिर हम मैकेनिकल कपलर यूज करते हैं। क्या मैकेनिकल कपलर आप कोई जानता है क्या होता है? हाँ सर, लैपिंग के जगह पर प्रोवाइड कर सकते हैं कपलर्स। और कितने डाय से ऊपर यूज होता है? आई थिंक 25 mm। नहीं, देखो पुराने कोड में जो लिखा है, पुराने कोड में लिखा है कि 32 mm से ऊपर हम मैकेनिकल कपलर यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जहां तक मैं सही हूँ 32 या 36 mm लिखा है, ठीक है, पुराने कोड में। बट अभी जो नया कोड आया है हाई राइज का, उसमें आपको 20 mm डाया या 20 mm से ही आपको मैकेनिकल कपलर यूज करना है, ठीक है। वो आगे आपको पढ़ाएंगे, एक बार देख लेते, कंफर्म ही कर लेते हैं। IS कोड 16700/2023, ये वाला आपका नया कोड आया है अभी, आई थिंक नवंबर या दिसंबर 2023 में आया है। ये देखो, पिन डायमीटर ऑफ बार्स इज 20 mm और हायर, मैकेनिकल कपलर एज पर IS 16172 शैल बी यूज्ड टू एक्सटेंड बार, ठीक है। तो अब क्या हो गया, सपोज अगर हाई राइज की कैटेगरी में जा रही बिल्डिंग, यूज करना पड़ेगा 20 mm की। अगर हाई राइज की कैटेगरी में है, वो हाई राइज का कोड है, वो हाई राइज का कोड है। अगर आपका 50 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है
तो आप फिर 20 या 20 से ऊपर ही आप मैकेनिकल कपलर यूज करेंगे, नहीं तो आप 25 और 32 तक जा सकते हैं लैपिंग में, ठीक है। ओके फिर आपका अब ये आपका आरसीसी वाला हो गया, हमने क्या क्या कवर देने, क्या क्या ग्रेड लेनी है। अब उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल स्टील। स्टील में हम क्या ग्रेड लेंगे, फिर हम कौन कौन सा हम आईएस कोड फॉलो कराएंगे, फिर हम कनेक्शन प्लेट अगर हमारा है तो उसके लिए कौन सी ग्रेड लेंगे, बोल्ट है हमारा तो उसका कौन सा ग्रेड रहेगा, अगर हमारा नट है तो उसका क्या क्लास रहेगा, फिर वॉशर है, वॉशर को हमें कौन कौन से आईएस कोड से चेक करना है, एंकर रॉड है या एंकर बोल्ट्स हैं तो वो क्या ग्रेड के रहेंगे, फिर हमारा वेल्डिंग है, हमारी किस टाइप की वेल्डिंग रहेगी, तो ये सब इसमें आता है। फिर आपका फायर प्रोटेक्शन जो भी आता है वो इनकी जो एनवीसी 2016 है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। फिर अगर हमारा कंपोजिट कहीं जब स्टील जो हमारा होता है स्टील स्ट्रक्चर जो बनता है, सपोज एफओबी बन रहा है तो उस पर हम कंपोजिट डेक स्लैब डालते हैं। कंपोजिट डेक स्लैब जानता है कोई? कंपोजिट डेक स्लैब किसी को आइडिया है? नहीं है, ठीक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कंपोजिट डेक स्लैब क्या होता है। कंपोजिट डेक स्लैब में आपने देखा होगा कि आपकी ब्रिज आपने देखा होगा, जनरली रेलवे में जो ब्रिज बना होता है आपने देखा होगा, ब्रिज तो आपका स्टील का बना है लेकिन ऊपर जो फ्लोर है आपका वो कंक्रीट का दिख रहा है, देखा होगा जनरली आपने। तो उसमें क्या होता है, आपका जो भी वो होता है बीम पड़ते हैं ब्रिज में, जो आपका फ्रेम बनता है, फ्रेम में जो आपके बीम होते हैं, जैसे आपको ये बीम दिख रहा होगा, ये बीम दिख रहा होगा, ठीक है। इन दोनों बीम के बीच में हमारी एक वो आती है डेक शीट आती है, ठीक है। डेक शीट डाली जाती है, इसमें कुछ रेनफोर्समेंट पड़ती है नॉमिनल सी, इसमें स्ट्रट्स होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रट्स के बीच में ये हमारे टाई करके ये रेनफोर्समेंट लगाई जाती है, ठीक है। और वो हमारा उससे कस दिया जाता है, जो भी हमारा नीचे जो भी मेंबर आ रहा है। सपोज देखिए आप, ये देखिए, ये हमारी, अगर मैं इस इमेज को ओपन करूं, ये देखिए नीचे से आपकी बीम पास हो रही है, ठीक है। और ये आपकी जो भी डेक है, डेक शीट है, इसको हमने स्क्रू कर दिया। ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग आती है कि पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा इतना किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का लोड आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग वो, जैसे आपके जेएसडब्ल्यू है या टाटा स्टील है, ये आपके अलग अलग अपने क्या उसको बोलते हैं, मैनुअल रिलीज करते हैं अलग अलग थिकनेस के लोड के हिसाब से। तो वो लोड की तो हमें टेंशन नहीं है, जो भी हमारा लोड आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उनसे परचेज कर लेंगे। फिर इसको बिछा के जो भी आपके बीम आएंगे उससे आपको ये स्क्रू कर दी जाती है। स्क्रू करने के बाद इसमें आपकी रेनफोर्समेंट लगा के उसके ऊपर आपकी कंक्रीटिंग कर दी जाती है। तो अभी जितने भी आप रेलवे के ब्रिज देखते होंगे अभी के, उनमें देखते होंगे आप कंक्रीट का ही फ्लोर आपको दिखता होगा और नीचे से स्ट्रक्चर आपका पूरा स्टील का बना है। तो वो आपकी कंपोजिट डेक स्लैब होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टील और आरसीसी दोनों आ रहा है, तो वो आपका कंपोजिट बन गया, ठीक। तो इसका कंपोजिट डेक स्लैब का हो गया। कंपोजिट डेक स्लैब हम कहाँ कहाँ पे देंगे ये सब प्रोजेक्ट में डिसाइड होता है, वो बताते हैं, हम अपने से भेजते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे देंगे। फिर हम मटेरियल के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, हम अगर हमारा स्टील है, स्टील के लिए हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या लेंगे, कंक्रीट के लिए हम क्या लेंगे, फिर हम जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी वो हम कितने दिन पे ले रहे हैं। सपोज M20 है तो हम 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अच्छा एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, एक होता है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी को पता है क्या होता है? सर आरसी की स्टील की, स्टील की कहाँ होती करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? आरसीसी की मतलब M25 वही तो होती है सर। M25 हो जैसे M30 हो तो वही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। नहीं, देखिए मैं आपको कोड दिखाता हूँ, 456 में क्लियर लिखा है।
मैं आपको वैसे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप कोड देखेंगे ना साथ साथ तो वो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, हाँ ये देखियो, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? जो भी हमारी, सपोज हमने M20 का मटेरियल लिया, ठीक है, तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे, जो हमारी नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है, नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उसके लिए अगर हमने M20 का क्यूब कास्ट किया तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 28 दिन पे हमें 20 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ दे। ठीक है, लेकिन करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या कहता है? वो कहता है कि 20 मेगापास्कल तो देगा ही, ठीक है, लेकिन उससे 5% कम नहीं देगा। 5% का मतलब, अगर मैं उसका 5% देखूं, 20 मेगापास्कल का कितना निकला बताइए, बताइए। कितना हो गया? अरे एक ही तो हो गया 1 मेगापास्कल। 5% अगर देखोगे 20 का, आवाज आ रही ना मेरी? 1 MPa। हाँ 1 MPa हो गई ना? आ रही आवाज? जी सर, 1 MPa। ठीक है, तो वो कहता है कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, जितने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हमने वो क्यूब कास्ट किया, उससे 5% से ज्यादा स्ट्रेंथ फॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वही लिखा है, देखिए, द टर्म करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन्स दैट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहता है कि कम से कम उसकी 19 मेगापास्कल तो स्ट्रेंथ आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये होता है मतलब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब, जो भी स्ट्रेंथ के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं उसके 5% से ज्यादा नहीं उसकी वैल्यू फॉल होनी चाहिए। अगर ज्यादा फॉल हो गई तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक, तो हम हमेशा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही लेते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं एकदम साइड पे, अब ऐसा तो है नहीं, वहां पे जो क्यूब कास्ट करेगा वो तो लेबर रहेगी। ठीक है, अब कुछ तो उसमें एरर्स आएंगे ही ना, थोड़ा बहुत, एकदम परफेक्टली कुछ मटेरियल मिक्सिंग में हमारे कुछ एरर्स होंगे, कुछ हमारी कास्टिंग में एरर होंगे, तो परफेक्ट तो नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ तो आएगा ही इधर उधर। तो इसलिए हम करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही मान के चलते हैं पहले से ही, कि हम ये मान के चलते हैं कि लगभग उससे 5% की स्ट्रेंथ गिर ही जाएगी। ठीक है, 5% से ज्यादा नहीं गिरनी चाहिए। ठीक, अब स्टिफनेस मॉडिफायर ये एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम का। ये जब हम IS 1893 पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें हम कॉलम को 35% की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डिजाइन, वो कॉलम को 70% मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डिजाइन करते हैं और बीम को हम 35% के लिए डिजाइन करेंगे। फिर हम लोड अपने क्या क्या ले रहे हैं, जो हम RCC की डेंसिटी हम क्या लेंगे, और फिर हमारा ब्रिक की डेंसिटी हम क्या लेंगे। ये ब्रिक की डेंसिटी भी कई बहुत जगह पे वेरी करती है। सपोज आप अभी दिल्ली में है, दिल्ली की सॉइल की जो भी डेंसिटी है वो कुछ और है, ब्रिक बनती तो मिट्टी से ही है। अब सॉइल की डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, वहाँ की डेंसिटी कुछ और है तो उसकी ब्रिक की वहाँ की डेंसिटी कुछ और हो जाएगी। तो ब्रिक की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा वेरी करती है, इसलिए हमें वहाँ सब चेक कराने पड़ते हैं। वो सब मटेरियल टेस्टिंग के बाद ही ये DBR बनता है। मटेरियल टेस्ट हो जाता है एक बार, क्या क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है जो हम उसमें मटेरियल यूज करने वाले हैं स्ट्रक्चर के लिए, फिर हम उसके अकॉर्डिंग DBR बनाते हैं। उनकी रिपोर्ट आती है, मटेरियल टेस्टिंग लैब होती है, वो अपनी अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, फिर हम फ्लोर पूरी टीम मिलकर DBR रिपोर्ट बनाती है? नहीं, पूरी टीम नहीं बनाती है, वो मटेरियल टेस्टिंग लैब होती है, वो मटेरियल टेस्ट करके देती हैं। ठीक है, उसकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है या उसका क्या डेंसिटी आ रही है। ठीक है, तो वो सब हमें देते हैं, फिर हम उस डेंसिटी, वही हम डेंसिटी लेंगे ना लोड के लिए, फिर उतने ही हम उतनी डेंसिटी के हिसाब से हम लोड लगाएंगे ना। सपोज मटेरियल में आपका कुछ और था और टेस्टिंग के बाद आपका कुछ और आ गया और हमने डिजाइन कुछ और लोड के लिए कर दिया, तो फिर तो वो प्रॉब्लम है ना, वो पास ही नहीं करेगा। पास करेगा भी तो हमारा आगे अप्रूवल के लिए जाएगा, जो भी हमारी हायर अथॉरिटी है। अगर आप रेलवे का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपका रेलवे के पास जाएगा, प्लस IIT के पास जाएगा, तो वो वहां पे रिजेक्ट कर देंगे। तो अल्टीमेट आपको तो देखना पड़ेगा ना क्या वहाँ की डेंसिटी आ रही है। ठीक है, सॉइल की डेंसिटी आपको सॉइल रिपोर्ट से मिल जाएगी, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के। ठीक है,
तो आपका फ्लोर फिनिश वगैरह आप कितना ले रहे हैं, कितने हर फ्लोर पे कितने थिकनेस का आप फ्लोर फिनिश डाल रहे हैं, कौन कौन कितने? जनरली हम टिपिकल फ्लोर जो होते हैं उन पे जनरली लेते हैं 50 से 75 mm का, और जो आपके टेरेस लेवल जो मतलब एक्सपोज टू एयर रहते हैं, जो ओपन टेरेस होते हैं, उन पे जनरली 100 mm का लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन पे हमें वाटर प्रूफिंग वगैरह भी करना होता है, इसलिए उसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है। और फिर संक कोई जानता है संक क्या होता है? अच्छा, संकन स्लैब डेप्थ थोड़ी ज्यादा रहती नॉर्मल स्लैब से, उसकी कम रहती है। बीम के बॉटम से चालू करते हैं स्लैब और ऊपर बीम के बॉटम से चालू करते हैं। उस जो उसका लेवल होता है ना, उसका लेवल नीचे रहता है। आपका जो जनरली फ्लोर लेवल होता है, फ्लोर लेवल से नीचे रहता है। जनरली ये आपके टॉयलेट या आपके जो भी किचन होते हैं इनमें बनाया जाता है, क्योंकि आपके टॉयलेट्स में जो आपकी सैनिटरी लगेगी उसमें कुछ पाइप्स वगैरह निकलेंगे, ठीक है। तो पाइप वगैरह निकलने के लिए अगर वो आप उसी सेम लेवल पे कास्ट कर देंगे तो फिर आपको टॉयलेट का लेवल आपको उठाना पड़ेगा फ्लोर लेवल से ऊपर, क्योंकि पाइप को मुड़ने के लिए कुछ न कुछ स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर अब वो आपका अच्छा नहीं लगेगा। आप गेट खोलेंगे, ऊपर आपका सीट रखी है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए ये सोल्यूशन निकाला गया कि भैया हम इस जो पर्टिकुलर फ्लोर है उसके लेवल को ही हम डाउन कर देंगे, ठीक है। और उसमें हम जितना डाउन हुआ उसमें हम उस हिसाब से फिलिंग कर देंगे। फिलिंग किसकी होती है? फिलिंग कहीं कहीं पे आपकी नॉर्मली मिट्टी की जो सॉइल फिलिंग हो जाती है, नहीं तो आपके लाइट वेट मटेरियल आते हैं। लाइट वेट मटेरियल जैसे आपका एएसी ब्लॉक हो गया, उसको तोड़ के भर दिया जाता है, या आपका फिर हो गया ब्रिक को तोड़ के भर दिया जाता है। नहीं तो आपकी जो मूरम वगैरह होती है और जो डस्ट वगैरह होती है, उनका एक लाइट वेट मटेरियल का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसको फिल कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट उस पर बहुत ज्यादा लोड आने वाला नहीं। टॉयलेट एरिया है, ठीक है, कोई उसमें रहेगा नहीं, बस यूज करेगा निकल आएगा। तो उसमें हम लाइट वेट मटेरियल भी यूज कर लेते हैं, ठीक। तो उनकी सबकी हम डेंसिटी क्या ले रहे हैं वो सब देखेंगे। फिर हमारे कुछ सर्विस लोड होते हैं। सर्विस लोड जैसे आपने फ्लोर तो डिजाइन कर दिया 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, जो हमारा आईएस कोड कहता है, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो। फिर अब ऐसा तो है नहीं उसमें आप पंखा नहीं लगाओगे, या आप उसमें लाइट नहीं लगाओगे, या उसमें आप फॉल सीलिंग नहीं कराओगे, तो फिर उसका एडिशनल लोड ऐड होगा, क्योंकि अल्टीमेट आएगा तो वो स्लैब पे ही हैंग होगा। तो उसके लिए जनरली जो भी अभी तक मतलब प्रैक्टिकली देखा गया है, तो लगभग 0.3 या 0.4 किलोन्यूटन के अप्रॉक्स आता है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो लगभग उसको हम 0.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। आधा किलोमीटर का हम लोड कंसीडर करके चलते हैं कि ये यहाँ से इसकी डक्टिंग भी पास होगी, या एसी के वेंट लगेंगे, या इनका फॉल सीलिंग होगा, उस पे जो लाइट्स वगैरह हैंग करेंगी। तो उसके लिए हम इसको सर्विस लोड बोलते हैं, ठीक है। फॉल सीलिंग एंड सर्विस लोड वो इतना ले लेते हैं, ठीक है। फिर अगर आपकी रेलिंग वगैरह आ रही है, स्टेयर केस वगैरह आ रही है, या आपका ऊपर पैरापेट है, पैरापेट पे अगर आप पैरापेट बना रहे हैं तो आपकी ब्रिक की वॉल जाएगी। नहीं तो पैरापेट में कभी कभी लोग थोड़े थोड़े ब्रिक के कॉलम दे देते हैं, बीच बीच में स्टील की रेलिंग डाल देते हैं। तो रेलिंग के लिए जनरली एक जनरल लोड लेके चलते हैं 2 से 3 किलो न्यूटन का, लगभग वही आता है, ठीक है। फिर हमारी एवरेज अगर कोई ऐसी रूफ है उसकी क्या, ये अलग, ये मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि हम इतने लेके चलेंगे। ये हर प्रोजेक्ट का अलग अलग डिसाइड होता है। जैसे इस प्रोजेक्ट का जो डिसाइड हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप जो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे हो सकता है उसके लिए कुछ और डिसाइड हो, है ना। ये डिसाइड कैसा होता है? मतलब जैसे डेंसिटी वगैरह कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमें मालूम होती है? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर क्या यूज करेगा उसके थ्रू पता चलता है। फिर हमारा जो डीवीआर जाता है, जो इसका क्लाइंट है इंडियन रेलवे के पास जाता है, रेलवे देखेगा, वो बताएगा नहीं भाई हम तो ये नहीं ये यूज करेंगे, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर आपका जो भी प्रूफ चेकर जाएगा, जिसके पास स्ट्रक्चर जो आपका चेक करेगा, वो कुछ कमेंट करा है, वो कहेगा नहीं हम तो ये रखना चाहते हैं। तो फिर आपकी ग्रुप डिस्कशन मतलब पूरी मीटिंग होती है, उसमें आपके आईआईटी वाले भी रहेंगे, रेलवे वाले भी रहेंगे, और जो आपकी जो भी अथॉरिटी रहेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्टर भी रहेगा, आर्किटेक्ट भी रहेगा, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट भी रहेगा, एमईपी वाला भी रहेगा। ग्रुप मीटिंग होती है मतलब 20-25 लोगों की। तो उसमें सब कुछ ये फ्रीज हो जाता है कि हम ये चीजें यूज करेंगे। सर ये बड़े प्रोजेक्ट में होता है ना, जैसे मीटिंग और? हाँ, बड़े प्रोजेक्ट में ही होता है। हम बड़ा ही प्रोजेक्ट आपको कराएंगे, ठीक है, आपको बड़े लेवल पे ले जाएंगे, जीरो से हीरो वाला, ठीक है। जब बड़े कर लेंगे तो छोटे छोटे तो आप चुटकियों में निकाल देंगे, समझे। जी सर। यही प्रोजेक्ट देख लीजिए, इसमें आपकी कितनी बिल्डिंग है। ये प्रोजेक्ट
लगभग 2 साल से चल रहा है, अभी चल ही रहा है। 16 बिल्डिंगें ये हैं इसमें, ठीक है। और ये रेलवे का है क्या? हाँ, रेलवे स्टेशन है ये आपकी। और ये जो आपकी साउथ साइड स्टेशन बिल्डिंग है ना, ये आपकी 300-300 मीटर लंबी बिल्डिंग है। ऐसा मत समझना ये छोटी छोटी बिल्डिंग है। आपकी 300 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, ठीक है। कोई 400 मीटर लंबी है, कोई आपकी 600 मीटर लंबी बिल्डिंग है। तो ऐसे ऐसी ये बिल्डिंग है, काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये, एरिया वाइज। सर इतनी लंबी बिल्डिंग में फिर एक्सपेंशन जॉइंट होंगे? बिल्कुल डालते हैं एक्सपेंशन जॉइंट, आएंगे, ठीक है। वो कितने मीटर पे होते हैं सर? वो जनरली हम एज्यूम करके चलते 45 मीटर पे डालेंगे। फिर अलग अलग कहीं पे अगर सपोज 50 मीटर हो रहा है तो 5 मीटर के लिए थोड़ी डालेंगे, तो हम उसमें एक श्रिंकेज स्ट्रिप आती है, श्रिंकेज स्ट्रिप दे देते हैं। उसका भी आगे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे क्या होता है श्रिंकेज स्ट्रिप, और टेम्परेचर लोड कैसे लगाते हैं। उसके लिए हम टेम्परेचर के लिए डिजाइन कर देते हैं उस फ्रेम को, तो वो ऑटोमेटिक अपना जो भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होना होता है वो उस स्ट्रेस के लिए डिजाइन है, तो उस स्ट्रेस पे उसमें कुछ क्रैक्स आएंगे ही नहीं, ठीक है। सर जैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो मतलब कुछ बंदे मिलकर डिजाइन करते हैं या कोई पर्टिकुलर एक बंदा होता है? कितने बंदे? टीम होती है पूरी आपकी टीम को मिलता है प्रोजेक्ट। टीम में फिर कुछ मेन बंदे होते हैं, जैसे इस प्रोजेक्ट का मेन मैं था, ठीक है। तो स्टार्टिंग लेवल पे मेरे पास ही आया था, और फिर आगे चल के मैंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया। मैं ही आईआईटी वालों के पास जाता था, मैं ही रेलवे वालों के पास जाता था, जो भी अप्रूवल लेना है, जो हमने यूज किया है, जैसे हमने डिजाइन किया है, उनके कुछ क्लॉज होते थे, वो कहते थे ये चीज आपने क्यों यूज कर ली, कैसे यूज की, तो उनको वो सब डिटेल में समझाना पड़ता है। डिजाइन पूरी वेरीफाई करानी पड़ती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं, वो सारी अटेंड करनी पड़ती हैं। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सर इसमें आरसीसी स्टील दोनों की अलग अलग टीम रहती है? बिल्कुल। आरसीसी के लिए आरसीसी का बंदा जाएगा, स्टील के लिए स्टील वाला बंदा जाएगा, ठीक है। फिर हम इधर आ जाते हैं नीचे। फिर हमारा क्या अर्थक्वेक और विंड अर्थक्वेक का मैप है ये। इसमें आपके जोन दिख रहे हैं, आपके कौन कौन से अर्थक्वेक के जोन है, सिस्मिक जोन। आपके 5 जोन है टोटल, ठीक है। मतलब पहले आपके 5 जोन थे, बट अभी नाम आपके 5 जोन तक हैं, बट एक्चुअल में जोन आपके 4 ही हैं, क्योंकि अब फर्स्ट और सेकंड को मर्ज कर दिया गया है। तो आपका जो 1893/2016 आया था उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड जोन को मर्ज कर दिया गया। तो फर्स्ट और सेकंड जोन जो होता है उसको जोन सेकंड नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो जोन सेकंड से ही एक्चुअल में स्टार्ट होता है। जोन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 जोन आपके होते हैं, ठीक है। अब ये आपको कोड में भी मिल जाएगा कौन कौन से आपके कहाँ कहाँ पे। जैसे अगर मैं कोड दिखाऊं आपको IS 1893/2016, तो इसमें ये आपको लास्ट में मिल जाएगा कहाँ कहाँ के लिए कौन कौन सा जोन है, किस एरिया के लिए। ये देखिए कौन कौन सा सपोज कौन कौन सा सिटी या टाउन कौन से जोन में आता है। जैसे झांसी आपका जोन सेकंड में आ गया, जोधपुर आपका जोन सेकंड में आ गया, जोरहट आपका जोन 5th में आ गया, कोहिमा जोन 5th में आ गया, कोलकाता जोन 3rd में आ गया, ठीक है। तो उनके अलग अलग जोन फैक्टर होते हैं, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे जब अर्थक्वेक पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो। बट और फिर अगर कोई सिटी इसमें नहीं है, सपोज रांची है, रांची इसमें नहीं है, या रांची के पास का कोई सिटी है, छोटी सी सिटी है, तो हम उसको कैसे देखेंगे? तो फिर हम उसको इससे देखेंगे, अपने जो हमारा मैप होता है ना। अब इसमें देखो कलर वाइज इन्होंने अलग अलग दिखा रखा है। जैसे जोन सेकंड है वो ब्लू कलर का रखा है, जोन 3rd पीला कर रखा है। तो सपोज रांची अगर यहाँ कहीं पे आ रहा है, उसके पास में जो हमारा कोई छोटा सा अगर टाउन है या कस्बा या जिला है जो भी आ रहा है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे कौन सा आ रहा है, वो कौन सा इसमें आ रहा है, ठीक है, कौन से जोन में आ रहा है। तो वो फिर हमें मैप से भी क्लियर हो जाता है। फिर यहाँ पे हम जोन अर्थक्वेक के लिए क्या क्या फैक्टर लेने वाले हैं, इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या लेंगे, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, रिस्पॉन्स रिडक्शन क्या लेंगे, सॉइल टाइप क्या रहेगा, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो सब हम डिटेल में जब कोड पढ़ेंगे इसका तब पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर किस बिल्डिंग के लिए हमें कितना इंपॉर्टेंस फैक्टर रखना है, ये सब यहाँ पे दिया है। ऐसे आपका विंड का होता है, जैसे विंड के भी आप अलग अलग विंड स्पीड के हिसाब से डिवाइड हैं, ठीक है। विंड में आपके देखो 1 2 3 4 5 6 जोन दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये आप कोड से भी देख सकते हैं, या आपके विंड कोड में भी जैसे जोन फैक्टर वाली टेबल उधर सिस्मिक के कोड में बनी थी, वैसे इसमें टेबल बनी होती है, ठीक है। तो आप उससे विंड भी दे सकते हैं,
फिर इधर आपकी विंड स्पीड आप क्या कंसीडर करेंगे, आप उसके लिए रिस्क कोफिशिएंट क्या लेंगे, आप टोपोग्राफी फैक्टर क्या रहेगा, मतलब हिली टेरेन है या आप फ्लैट टेरेन है, तो उस हिसाब से आप सब कुछ डिसाइड करेंगे। फिर हम विंड प्रेशर कैसे निकालेंगे, डिजाइन विंड स्पीड कैसे निकालेंगे, फिर हम टेम्परेचर लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखो एक्सपेंशन जॉइंट की रिक्वायरमेंट आ गई, हम 45 मीटर तक अगर है तो 45 मीटर या उससे ज़्यादा है तो उसके बाद हम एक्सपेंशन जॉइंट देंगे, ठीक है। फिर एनालिसिस और डिजाइन के लिए हम कौन सा अपना ई टाइप यूज करेंगे, कौन सा हम सेफ यूज करेंगे, कौन सा वर्जन होगा उसका, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, ये सारा रहता है। फिर हम सर्विसिबिलिटी के लिए कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, फिर हम डिजाइन के लिए कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ठीक। फिर EQ का मतलब क्या, EQY का मतलब क्या, यहाँ तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब भी क्या है ये सब हम इधर दे देते हैं, ठीक है। फिर हमारा इधर जो भी हमारे इम्पोज्ड लोड होते हैं वो हम 875 पार्ट 2 से देखते हैं, वहाँ ये भी टेबल आगे बने होंगे देखना, ठीक है। फिर हमारी सॉइल रिपोर्ट, यहाँ पे हम फाउंडेशन रिकमेंडेशन जो भी हमारी सॉइल रिपोर्ट आती है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लगाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा कितनी डेप्थ पे हमारी कितनी सॉइल SBC आ रही है, फिर उस SBC के लिए हम अपनी फाउंडेशन डिजाइन करते हैं। देखो यहाँ पे SBC दी, यहाँ पे सेटलमेंट दिया है, सॉइल रिपोर्ट में बस यही दिया रहता है इसी टाइप से, मतलब डिटेल में बहुत कुछ दिया रहता है आप जब पढ़ेंगे सॉइल रिपोर्ट, बट अपने स्ट्रक्चर के काम की चीजें बस यही होती हैं। एक तो आपकी डेंसिटी हो गई सॉइल की, उस पर क्योंकि आपकी फाउंडेशन अगर 3 मीटर नीचे कास्ट हो रही है तो और आप बेसमेंट नहीं बना रहे हैं तो आप उसको सॉइल रिफिल भी करेंगे उसके ऊपर, तो आपको सॉइल का वेट डालना होता है उसके ऊपर, तो इसीलिए हमें डेंसिटी जरूरत पड़ती है सॉइल की। और फिर हमें सेटलमेंट कितना अलाउ कर रहा है सॉइल रिपोर्ट। और यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने वाली होती है, सपोज अगर हमारा कोड कह रहा है कि हम आइसोलेटेड फाउंडेशन में 50 mm का मैक्सिमम सेटलमेंट अलाउबल है, प्लस दूसरी बात अगर सॉइल रिपोर्ट में वो आया कि हम यहाँ पे 40 mm का ही दे सकते हैं, तो फिर हम 40 mm से ऊपर नहीं जा सकते, तो फिर हम 40 mm के लिए ही डिजाइन करेंगे, ठीक है। 40 mm से कम ही हमारा सेटलमेंट होना चाहिए, और अगर नहीं दिया है तो फिर हम कोड में जो दिया है वो हम अपना मानेंगे, ठीक सर। सेटलमेंट मीन्स आपका डिफ्लेक्शन, फाउंडेशन में जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया? जी सर। नहीं आया? आया? आ गया सर। आ गया, ठीक है। फिर आपका अगर वहाँ पे पाइल यूज हो रहा है तो पाइल का क्या स्पेसिफिकेशन, कितने डाया, कितनी डेप्थ, ये सब दिया होता है, ठीक है। और फिर फाउंडेशन रिकमेंडेशन वगैरह होती हैं, फिर हम ये इधर सॉफ्टवेयर में डाल दिए। फिर हम कितना परसेंटेज यूज करेंगे रेनफोर्समेंट का, वो सब इधर IS कोड के नाम डाल देते हैं। कहीं कहीं पे डिटेल में भी लिखते हैं कि बीम में इतना परसेंटेज यूज करेंगे, मैक्सिमम कॉलम में इतना, स्लैब में इतना, ये सब लिखते हैं, ठीक है। और फिर कॉलम बीम जंक्शन को हम चेक कैसे करते हैं वो सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम डिफ्लेक्शन पे आ जाते हैं, हमें क्या क्या डिफ्लेक्शन लेंगे हम, ड्रिफ्ट हमारी कितनी होनी चाहिए, या हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, श्रिंकेज के लिए कितना होना चाहिए, क्रीप के लिए कितना होना चाहिए, वो सब हम यहाँ पे अपना पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, एज पर कोड। और अगर वहाँ कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ इससे ज़्यादा नहीं जा सकते तो फिर वो वाला यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम डायनेमिक एनालिसिस के लिए क्या क्या अपने फैक्टर यूज करते हैं वो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो करेंगे, ठीक है। फिर हमारा लास्ट में आ जाता है बस क्रैक विड्थ के लिए, अगर हम वाटर टैंक वगैरह ले रहे हैं तो क्रैक विड्थ 0.2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो हमारा IS कोड बोलता है। फिर कंक्रीट ग्रेड हम कितना लेंगे वाटर टैंक के लिए, ये सब इधर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या क्या रेफरेंस लिए, बस ये सब करने के बाद इतना लेट तो नहीं हो रहा किसी को, बोरिंग तो नहीं लग रहा किसी को? नहीं सर लग रहा हो बोले ही जा रहे हैं। नहीं हम लोग समझ रहे हैं, सुन रहे ना। नहीं सर नया पढ़ने को मिल रहा है एकदम अलग सर। हाँ, ये प्रोजेक्ट कैसे लेके कैसे डिलीवर करते हैं हम वहां तक आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन भी करेंगे तो एकदम आप फुल स्पीड में आ जाएंगे, ऐसा वाला बना देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको भी जो भी टास्क दिए जाएंगे वो आपको पूरे करने होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। जी सर। प्लस मजा आपको बहुत आने वाला है। आप जिस लेवल का सोच रहे थे कि हम सीख जाएंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी, आप उससे कहीं अच्छा इंजीनियर बन जाएंगे सर। इसमें मतलब अपन के इंटरव्यू लेवल की भी सर थोड़ी तैयारी हो जाएगी। हाँ, इंटरव्यू की आकाश सर आपके सेशंस लेंगे, वो आपको इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। मैं आपको कोर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर प्लस आपका जो भी ये रहेगा सर। रोज 9 से रोज रात में ही रहेगी क्लास?
हाँ रात को ही रहेगी, 9 से 10 वैसे टाइम है। अब स्ट्रक्चर डिजाइन वालों के लिए कोई टाइम क्राइटेरिया नहीं रहता है, 9 से 10:30 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन सर हमारा ईटैब क्रैक वर्जन डाउनलोड करवाएंगे सर? ईटैब का लिंक ग्रुप में दे दिया है मैंने, वहां से आप ईटैब और सेफ डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आकाश सर हो सकता है आज रात को या कल सुबह तक आपको लिंक, वो एक वीडियो बना के शेयर कर देंगे ग्रुप पे, उसकी लिंक दे देंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, वो वीडियो आप देख के। मैं शायद लास्ट में जुड़ा ग्रुप से, तो एक बार फिर से लिंक शेयर कर दीजिए सर। ठीक है, हम शेयर कर देंगे अभी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। और तब तक के लिए मैं आपको ये DVR दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप DVR डिटेल में पढ़िए क्या क्या होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट ही यहीं से होता है। अगर हमें ये बेसिक चीजें नहीं पता रहेंगी, हमें क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करने हैं, क्या क्या चीजें, एक मतलब पूरा हमारा वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट का कैसे हमें लेके चलना, ओवरव्यू पूरा प्रोजेक्ट का हो जाता है DVR से। अब इसमें आपको पता लग गया होगा कि इसमें अगर 16-17 बिल्डिंग है तो ऐसा तो है नहीं 2 महीने में ये खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको ये भी पता लगा बड़ा प्रोजेक्ट है। प्लस इसमें आपको टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी पता लगे होंगे कि RCC फ्रेम भी यूज हो रहा है, RCC PT बीम भी, कंपोजिट स्टील भी यूज हो रहा है, स्टील स्ट्रक्चर भी यूज हो रहा है। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी आपके कई तरीके के हैं, आपके वाटर टैंक भी आ रहा है, तो बहुत चीजें इससे आपको पता लगती हैं DVR से। और DVR फ्रीज करना स्टार्टिंग लेवल पे बहुत जरूरी होता है, इसके बिना हम प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर बाद में अगर चेंजेज आएंगे तो उसके लिए आपको दोबारा फिर से पूरी वर्किंग करनी होगी। आपका तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपने करके दे दिया। ठीक है, अब सपोज एक बिल्डिंग है, उसमें आपके 4000-5000 बीम हैं, तो 4000 बीम की आप पूरा एक बीम की डिटेलिंग चेक करेंगे। ठीक है, फिर आप डिटेलिंग चेक करने के बाद फिर आप ड्राफ्टमैन को देंगे कि भैया इस बीम में सरिया चेंज हुआ, अब वो अपना दिमाग लगाएगा। तो लगभग एक बहुत माइनर से चेंज में आपका लगभग कई हफ्ते का काम बढ़ जाता है, बहुत सारे वीक्स आपके चले जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो स्टार्टिंग लेवल पे ये क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, समझे। और मैं आपको यहाँ पे कुछ उसके IS कोड की PDF दे रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा है जो मेन पॉइंट मुझे लगे। अभी मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, जितना मैंने पढ़ा जो मेन पॉइंट आपके यूज होते हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ऐसे करके। ठीक है, वो चीजें आप लोग देख लेना, इनके नोट्स बना लेना। किसी को लगे, देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं भी जब स्टार्टिंग में आकाश सर ने स्टार्ट किया था, मैं भी आकाश सर का स्टूडेंट था। ठीक है, तो आकाश सर क्या था, जो भी बोलते थे, ऐसा नहीं कि वो जो लिखवाते थे वो तो मैं लिखते ही था, वो जो बोलते जाते थे ना वह मैं साथ साथ में लिखता जाता था। और ऑल इन वन कोर्स आकाश सर का शायद किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, वो रिकॉर्डेड आप एक ईटावो शेप का पूरा है। ऑल इन वन मैंने 3 से 4 बार मैंने रिपीट किया उस कोर्स को। अगर खाली बैठा हूं तो मैं टाइम बेकार नहीं जाने देता था, मैं ऐसे अपना ऑन करके वीडियो लेक्चर अपना रख लिया, तो कुछ चीजें सुनते सुनते दिमाग में बैठ गई, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और कुछ चीजें अपने प्रैक्टिस करके चली गई। तो इसके लिए आपको लगना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ये मैंने यहाँ आपको कुछ हाईलाइट करके दे दिया है। मिनिमम ग्रेड क्या यूज करोगे, मैक्सिमम ग्रेड क्या यूज करोगे हाई राइज बिल्डिंग के लिए। ठीक है, डायमीटर ऑफ बार क्या यूज करोगे, जो भी मेन पॉइंट है वो हाईलाइट करके दे दिए। और ये मैं आपको शेयर कर दूंगा सारे कोड और ये DVR। ठीक है सर, जो पॉइंट हाईलाइट किया उन्हीं के नोट्स बना ले। हाँ देखो, पढ़ना तो आपका पूरा ही है, प्लस जो हाईलाइट किए ना वो आपके सब पॉइंट यूज में आने वाले हैं। इस पूरे जो भी आपका 45 दिवसीय प्रोग्राम है 45 डेज का ईटैब प्लस सेफ का, वो आपका पूरी डिजाइन के दौरान आपको वो सारे पॉइंट यूज में आने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप नोट भी कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं हाईलाइट करके, तो आपको जो और पॉइंट लगे अच्छा वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ओनली डिपेंड ऑन यू। मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप लोग कॉपी पेन से नोट्स बनाएं, क्योंकि मैंने भी वही किया था। ये चीजें जब तक आप हैंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दिमाग में टिकती नहीं है चीजें। ठीक है, और मेरे पास ईटैब 20 है, तो वो चलेगा ना क्रैक वर्जन? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपका 20 चलेगा।
ठीक है, हमारे पास 16 वाला है, मतलब कोई दिक्कत 16 नहीं चलेगा, 16 नहीं चलेगा, क्योंकि आपका 1893 2016 एक तो उसमें नहीं होगा, ठीक है, और प्लस उसमें डायनेमिक, हाँ 1893 है 16 में, 1893 2016 वाला कोड नहीं होगा, 2002 वाला होगा उसमें आपका, वो ओल्ड कोड पे डिजाइन है 16 में। हाँ 8F16 में 2002 वाला कोड है बस। हाँ 2 ही होगा, क्योंकि 16 में नया कोड आ गया ना अर्थक्वेक का, तो वो पुराने कोड पे डिजाइन करेगा, फिर आपके रिजल्ट्स नहीं मैच करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप 2000 कम एटलीस्ट 18 तो हुई, 18 से ऊपर आप कोई भी कर सकते हैं। और सेफ भी मतलब 20 वाला हो। सेफ का कोई जरूरत नहीं, सेफ देखो क्या है, सेफ का अलग अलग कंपनियों का रहता है। अभी तक जो एफिशिएंट रिजल्ट माना जाता है कंपनी में वो सेफ 2012 का माना जाता है। तो हम लोग जो फाउंडेशन वगैरह डिजाइन करके, या हमारा जो रेलवे में अप्रूवल होता है, या जो पीडब्ल्यूडी अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनती है, वो सारे सेफ 2012 के ही रिजल्ट को एफिशिएंट मानते हैं। 2020 वाला या 2023 वाला 24 वाला ये उनके कंपैरिजन में उतना एफिशिएंट रिजल्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो सेफ हम 2012 पे ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2012 सीखने के बाद आप 2020 में काम नहीं कर पाएंगे, इजीली कर लेंगे। 16 वाला चलेगा क्या? सेफ 16, हाँ 16 भी चल जाएगा एक बार को, क्योंकि 12 और 16 का लगभग सेम है। 12 16 दोनों चल जाएंगे, 12 और 16 दोनों चल जाएंगे आपके। ओके ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे अब एंड करते हैं। और किसी का भी कोई क्वेश्चन, किसी से भी रिलेटेड कुछ पॉइंट समझ ना आया हो, कुछ ऐसा लगा हो कि ओवर जा रहा है दिमाग से, या किसी को लग रहा हो नहीं कुछ टेक्निक चेंज करनी चाहिए, ऐसे नहीं हमें समझ में आता है कुछ और टेक्निक, तो सर मेरे फाउंडेशन के लिए अपन सेफ यूज कर रहे हैं, तो स्टेट फाउंडेशन भी सर है, तो दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है? देखिए हम सीख रहे हैं ईटैब, ठीक है, ईटैब है सीएसआई कंपनी का सॉफ्टवेयर, ठीक है, और सेफ भी सीएसआई का है। तो जैसे आप स्टैड है बेंटली का और स्टैड फाउंडेशन भी बेंटली का है, तो जैसे आप स्टैड में एनालाइज करके स्टैड फाउंडेशन में ले जाएंगे तो वो दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, वो इजीली उसमें इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी ईटैब की फाइल स्टैड फाउंडेशन में तो नहीं जाएगी ना। जी सर। और प्लस आपका जो सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का है वो सेफ ही माना गया है, और सेफ में आप किसी भी टाइप की फाउंडेशन कर सकते हैं। हाँ, उसमें सर फाउंडेशन नहीं होती। सब कुछ विद डिटेल आपको सिखाएंगे, विद डिटेलिंग भी बताएंगे आपको मैट फाउंडेशन की, कैसे कैसे आप कितनी कितनी लेयर, आपका 25-25 30-30 लेयर आप सरिया डालेंगे, ऐसे चुटकियों में आप सरिया डालेंगे मैट फाउंडेशन में। मैट फाउंडेशन में मेन डिटेलिंग ही होती है, ठीक है, उसकी डिटेलिंग आपको सिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो जब हम फाउंडेशन के पार्ट पे आएंगे तब सिखाएंगे, ठीक है। तो होप सो कल तक आपका सॉफ्टवेयर का इशू मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा, आप सबके पास सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। तो कल से फिर हम धीरे धीरे, अब जैसे अभी हमने जो इधर पढ़ा M20, M25, M30, कल से हम सॉफ्टवेयर में मटेरियल बनाएंगे, मटेरियल डिफाइन करेंगे। M20 हम कैसे बनाएंगे, M30 कैसे बनाएंगे, M40 कैसे बनाएंगे, वो मटेरियल हम बनाएंगे। फिर स्टील का मटेरियल हम बनाएंगे, Fe500 क्या होता है, फिर हम सेक्शन बनाएंगे, बीम कॉलम के स्लैब के सेक्शन, प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। फिर वहां से कल से हमारा शुरू होगा, ठीक है। ओके ओके सर। और किसी का कुछ डाउट? सर ये डीबीआर में समझो सपोज बीम की साइज ये कंक्रीट M30 मेंशन करे, अगर डिजाइन में वो फेल हो रहा है M30 पर और आर्किटेक्चर पर्पस से हम डेप्थ भी नहीं बढ़ा सक रहे, तो जब क्या करना है उसमें? देखो वो डिपेंड करता है, उसमें फिर हम जाएंगे स्टील के बीम में वहां पे, या हम जाएंगे पीटी बीम में, ठीक है, जो पोस्ट टेंशनिंग बीम आपका होता है। अगर कुछ ऐसा सीन आ रहा है, उसी ग्रेड पे हमारा बीम फेल हो रहा है और हम वहां पे डेप्थ का हमारा इशू है, तो फिर वहां पे यही सोल्यूशन है, हम पीटी बीम में जाएंगे, पोस्ट टेंशनिंग बीम। ओके सर, मतलब अपन बाद में चेंज नहीं कर सकते इसमें डीबीआर में? देखो अगर आर्किटेक्ट अलाउ करता है, वो हमें बात करनी पड़ेगी, एक मीटिंग करनी पड़ेगी उसके रिगार्डिंग। अगर वो अलाउ करता है, वो फ्लोर की हाइट इंक्रीज कर सकता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हम बीम की डेप्थ बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर वहां पे कहीं कहीं पे जैसे ये जनरली इशू आता है, आपके जो पावर प्लांट वगैरह बनते हैं उनमें क्या होता है, जो आपकी मशीनरी वगैरह रहती है उनकी हाइट होती है, तो उससे ज्यादा उनको हाइट नहीं चाहिए होती है, तो
या कुछ ऐसा मतलब बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं तो उनमें आप डेप्थ नहीं बढ़ा सकते, तो फिर उनके लिए आपको इसी में जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन इसका नहीं है। या तो स्टील में जाइए, फिर आप पूरा उसको स्टील का कर दीजिए, नहीं तो फिर आपको पीटीबी में लगाइए। ठीक है, M30 की जगह M35 पर चेक कर रहे हैं उसमें। हाँ वो बात करेंगे ना, वो तो हम बात करेंगे उससे। वो तो आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि हम M35 नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने ये सोल्यूशन बताया। अगर हम कर सकते तो वेल एंड गुड है ना जी। वो उसके लिए देखो, अगर कोई भी एक भी प्रॉब्लम आता है ना तो फिर उसके लिए पूरी मीटिंग की जाती है। अब मीटिंग में हर कोई रहेगा, आर्किटेक्ट भी रहेगा, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट भी रहेगा, और जो भी रहेंगे सब रहेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो यहीं पे आज स्टॉप करते हैं, कल से फिर स्टार्ट करेंगे और कल तक आपका सबका सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।